हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 5। हाँ, जहां न्यू एनसीईआरटी है बच्चों वहां चैप्टर 5 है। लेकिन कुछ बच्चे जैसे बिहार से हैं, सीजी से हैं, उनके में ये चैप्टर 9 है। ठीक है, क्योंकि भाई पुराने एनसीईआरटी में चैप्टर 9 है और न्यू एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर 5 है। जिस चैप्टर का नाम है आपका उप सहसंयोजी रसायन या उप सहसंयोजी यौगिक। मतलब इस चैप्टर में पूरा का पूरा उप सहसंयोजी यौगिक के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डीप में चर्चा करेंगे बच्चों। आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से द्विक लवण और संकुल लवण या संकुल यौगिक के बारे में, यानी उप सहसंयोजी यौगिक के बारे में बात करेंगे और द्विक लवण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखेगा। और इसके पहले हमने जो भी लेक्चर प्रोवाइड किए हैं बच्चों, तो आप लोगों को हमने एक प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से संशय ना हो। और जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149। ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं, मात्र 100 रुपीज चार्ज रखता है बच्चों। मतलब आप पूरा का पूरा नोट्स ऑल चैप्टर हैंडी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं 100 रुपए में। ठीक है, इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर नंबर नहीं है, और कुछ बच्चे नोट्स लेना भी चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाता। इसलिए हर वीडियो लेक्चर में आपको नंबर शेयर कर देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा बेसिक चीज। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि हमारा उप सहसंयोजी यौगिक होता क्या है। देखिए, जैसे हमारे पास एक धातु परमाणु है, हमारे पास एक धातु परमाणु है बच्चों। ठीक है, और धातु परमाणु को मान लीजिए कोई ऋणात्मक आयन आ गया। ठीक है, ऋणात्मक आयन आ गया बच्चों, ऋणात्मक आयन आ गया, या तो कोई उदासीन परमाणु आ गया, या तो कोई धनात्मक आयन आ गया। तो जब किसी धातु परमाणु को धनात्मक उदासीन अणु चारों ओर से घेर लेते हैं तो जो यौगिक बनता है वो हमारा उप सहसंयोजी यौगिक बनता है। बात करेंगे डीप में कि हमारे पास कोई धातु परमाणु बच्चों, धातु परमाणु जब ऋण आयन अथवा उदासीन अणुओं से चारों ओर से घिरा होता है तो आपका कहलाता है वो उप सहसंयोजी यौगिक, उप सहसंयोजी यौगिक। अब ये यौगिक कैसे बनते हैं? जैसे हमारे पास कई लवण हैं, लवणों को आपस में क्या किया, एक निश्चित अनुपात में मिला करके जल में घोल करके क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया, तो फिर हमारे पास यौगिक मिलता है। क्या मिलता है? यौगिक। तो यौगिक 2 प्रकार से होता है, एक तो जल में अस्तित्व बनाए रखता है और एक जल में अस्तित्व नहीं बनाए रखता। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास कई सारे लवण हैं, 2 या 2 से अधिक लवण हैं, उनको आपस में मिला दिया। मिलाने के लिए हमने क्या किया, जल में घोला और फिर से उसमें से क्रिस्टल प्राप्त किया और देखा कि हमारे पास एक नया यौगिक बना। वो नया यौगिक कहलाता बच्चों योगात्मक यौगिक। हम 2 या 2 से अधिक लवणों को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। और मिलाने का फार्मूला क्या है भाई, उनको घोलना पड़ेगा, और घोलेंगे तो मतलब जल में मिलाना पड़ेगा। तो जल में मिलाकर उसको हमने घोल लिया और घोलने के बाद फिर से क्रिस्टल प्राप्त किया, तो एक नया यौगिक तो हमें मिला। और वो जो नया यौगिक है बच्चों आपका योगात्मक यौगिक है। अब उस योगात्मक यौगिक में या तो हो सकता है द्विक लवण या तो हो सकता है संकुल लवण। अब ये द्विक लवण संकुल लवण है क्या? देखिए, हमने कहा कि हमारे पास क्या है, लवण है, और लवण में एक सिंगल लवण तो हो नहीं सकता है। जैसे हम मिलाते हैं NaCl और KCl, जैसे आप लोग फिटकरी पढ़ोगे ना आगे चलकर भाई, जैसे आपका कार्नेलाइट है KCl MgCl2, इनसे मिलकर बना होता है। और जो मोहर लवण है फेरस सल्फेट है ना, पानी को मिलाकर बनाया जाता है। फिटकरी पोटास एलम जो है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, ये सारी चीज मिलकर बने होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक लवण को हम लवण से ही मिलाते हैं। तो सिंपल है, इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम घोलेंगे, और घोलेंगे तो किस में घोलेंगे, पानी में, और पानी के बाद इसे फिर से क्रिस्टल बनाएंगे। तो जब क्रिस्टल बनाएंगे तो एक नया यौगिक बनेगा। अब ये जो यौगिक है वो आपका योगात्मक यौगिक कहलाता है। इसका 2 कंडीशन होगा, एक तो जल में अस्तित्व रहेगा, यदि जल में अस्तित्व है तो ये आपका संकुल यौगिक है। लेकिन जैसे ही जल में मिलाते हैं, क्रिस्टल अवस्था में तो अस्तित्व रहता है, लेकिन जैसे इसमें जल में मिलाते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो आपका कहला जाता है बच्चों द्विक लवण या जालक यौगिक।
ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक समान लवणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जल में घोलकर पुनः क्रिस्टल किया जाता है तो क्रिस्टल के फलस्वरूप एक नए यौगिक मिलता है बच्चों, जो कि क्रिस्टल ही होता है, जिसमें जिसके क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। इन नए क्रिस्टलों की संरचना रचक समान लवणों से भिन्न होता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि हम जैसे लवणों को आपस में मिलाते हैं, जल में घोल करके क्रिस्टल बनाते हैं, तो ये देखा गया कि हमारे पास एक नया प्रकार का क्रिस्टल प्राप्त हुआ जिसे हम योगात्मक यौगिक के नाम से देते हैं। अब इसको फिर जल में परीक्षण किया गया। भाई जल में परीक्षण के फलस्वरूप इसको दो नाम दे दिए गए, एक तो आपका द्विक लवण और एक तो आपका संकुल लवण। द्विक लवण में होता क्या है बच्चों, ये स्क्रीनशॉट जिसको लेना है तो ले सकते हैं, बाकी इसलिए मैं कहता हूं बच्चों की नोट्स जरूर ले लें प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए। द्विक लवण होता क्या है कि ऐसे यौगिक या लवण जो जल में विलय करने पर सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। इन यौगिकों के जलीय विलयन में सभी घटकों का आयन परीक्षण किया जा सकता है। मतलब जो जल के साथ मिलाने पर अपना अस्तित्व खो देते हैं, अपना पहचान खो देते हैं, वो आपके कहलाते हैं बच्चों द्विक लवण। क्या कहलाते हैं, द्विक लवण। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लो KCl MgCl2, ठीक है, इंटू 6H2O। ये आपका बच्चों कार्नेलाइट। जब इसको जल में मिलाते हैं तो आयन में टूटता है, K जो है पॉजिटिव में टूट जाता है, Mg2 पॉजिटिव में टूटता है बच्चों, Cl जो है आपका 3Cl है, कितना Cl है, 2Cl है, तो 2Cl निगेटिव में टूटेगा और H2O अलग हो जाएगा, 6H2O हो जाएगा। मतलब जितना यहाँ पे है ये आयन के रूप में विभक्त हो जाता है। ये आपका कहलाता है द्विक लवण, मतलब अपनी पहचान ही खो देता है। इसके बाद सेकंड नंबर में आपका आएगा संकुल लवण। तो द्विक लवण के बारे में समझ लिए। हाँ, एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें अंतर में भी एक एग्जाम्पल लिखना पड़ता है ना बच्चों। तो जैसे यहाँ पे आपका K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये पोटास एलम का है, फिटकरी का सूत्र है। कभी कभी बाद में आप जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे ना तो वहां भी ये काम आता है, पूछ देता है किसका सूत्र है, तो अभी से तैयार कर लो 12th क्लास में। संकुल लवण में क्या होता है बच्चों कि इसको हम जल में मिलाते हैं तो ये अपने आयनों में नहीं टूटता है ना, ये अपने आयनों में नहीं टूटता बल्कि एक निश्चित यौगिक बना देता है ना। यानी जल में अपना परीक्षण देता है और जल में परीक्षण नहीं देता बल्कि अपने मूल स्थिति में बना रहता है। ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी घटकों का परीक्षण नहीं देते, यानी मतलब आयन में विभक्त नहीं होते, अपना मूल स्थिति नहीं खोते, वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, संकुल लवण कहलाता है। और यही संकुल लवण आपका उप सहसंयोजी यौगिक है। इस उप सहसंयोजिक यौगिक में देख लो जैसे कॉपर है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है और इसके साथ जो NH3 है लिगेंड है। आगे हम बात करेंगे, जैसे भी आपको डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर में आपको हमने बताया था कि डी ब्लॉक के तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्यों होती है, क्योंकि उसमें रिक्त डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब कक्षक होते हैं। रिक्त डी ऑर्बिटल्स जो प्रदान कर सकता है, जो मतलब रिक्त कक्षक प्रदान कर सकता है, वही धातु परमाणु जो है संकुल यौगिक बना सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपका लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ा देता है, तो उसके पास रिक्त कक्षक होना चाहिए। रिक्त ऑर्बिटल में रिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, रिक्त कक्षक ही होना चाहिए। मतलब कोई जिस कक्षक की बात करे तो दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें ना हो, नहीं तो पता चला एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करे, ऐसा नहीं करता। लिगेंड हमेशा अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देकर बंध बनाता है। तो जो संकुल लवण होते हैं या संकुल यौगिक होते हैं या उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं बार बार। केंद्रीय धातु परमाणु होता है, इसके चारों ओर या तो धनात्मक आयन होगा या तो ऋणात्मक आयन होगा या तो उदासीन अणु होंगे, इसके चारों ओर से घेरे रहते हैं। और जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है बच्चों, ये अपना रिक्त कक्षक देता है, मतलब खाली कक्षक देता है। और लिगेंड जैसे कॉपर में यहाँ पर 4 NH3 जुड़े हुए हैं, मतलब ये NH3, एक NH3 में एक जो नाइट्रोजन है, देखो एक NH3 में जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो मतलब 4 NH3 जुड़े हुए हैं, इसका मतलब 4 रिक्त कक्षक ये कॉपर प्रदान करेगा, तभी ये कहीं ना कहीं संकुल यौगिक बनाएगा, अन्यथा संकुल यौगिक फिर बनाने की क्षमता नहीं रखेगा बच्चों। ये चीज है, फैक्ट की बात है, ध्यान रखो। तो कोई भी धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु कब बनेगा, संकुल यौगिक कब बनेगा, जब उसमें रिक्त कक्षक होंगे। यदि रिक्त कक्षक नहीं है तो फिर वो संकुल यौगिक नहीं बना सकता। इसके बारे में हम इसके पहले चैप्टर में कवर कराए थे, और जो भी चीज आता है तो आपको समझाना जरूरी रहता है। तो संकुल लवण में एक सिंपल सा लिखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है भाई,
दो नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए तो यहाँ पर इतना मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, कि ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने घटकों को परीक्षण नहीं देते, अर्थात अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपना पहचान बनाए रखते हैं, वो आपके उपसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक या संकुल लवण कहलाते हैं बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये देख लिए, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी एक एग्जाम्पल से काम होता नहीं है। जैसे हमारे पास मान लीजिए FeCN का होल ट्वाइस है और इसको KCN के साथ 4KCN के साथ क्रिया कराते हैं, तो जानते हैं क्या बनाता है ये K4, और ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु Fe होगा बच्चों। इसमें CN 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 4 है ना, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, CN का होल 6, ये चीज हो गया। ठीक, ये लिगेंड है, ये आपका आयन है और ये केंद्रीय धातु परमाणु है, तो ये आपका उपसहसंयोजी यौगिक है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलकर हम उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। अब ये जो उपसहसंयोजी यौगिक है या संकुल यौगिक है या संकुल लवण है, वो 3 प्रकार से होता है। एक तो धन आयनिक संकुल, जिसमें धन आयन हो, जैसे यहाँ पे आयन चढ़ा हुआ बच्चों, तो ये धन आयन है। ठीक है, जिस संकुल आयन में धनात्मक आवेश होगा वो क्या होगा, धनायनिक संकुल होगा। और जिसमें बच्चों ऋणावेश हो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देके रखा है, इनका नामकरण करेंगे तो बहुत डिटेल में चलेंगे, अभी सिर्फ यहाँ पर हम समझा रहे हैं, टाइप समझा रहे हैं कि ये धन आयन है, मतलब इसमें आवेश कैसा है, धनात्मक है। और ऋणायनिक संकुल में बच्चों आवेश कैसा है, ऋणात्मक है। उदासीन की यदि बात करें तो ना तो धनावेश ना तो ऋणावेश, मतलब किसी प्रकार से कोई चार्ज ना हो, तो आपका उदासीन संकुल है। कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं ना कि संकुल लवण किसे कहते हैं, इनके प्रकार को समझाइए, तो 3 प्रकार के होते हैं। द्विक लवण पर टिप्पणी लिखिए, तो फिर आपको डाउट होगा ना कि सर हम कैसे कर पाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं जैसे उपसहसंयोजी रसायन है, तो आप जानते हो भाई साहब कि जिसके अंतर्गत हम उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन करेंगे, वो आपको उपसहसंयोजी रसायन कहलाएगा। लास्ट में बता दिए, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, रसायन की शाखा कभी पूछी ही नहीं जाती है, तो उपसहसंयोजी रसायन के बारे में कभी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछता बस तो बच्चों की संकुल लवण क्या है, द्विक लवण क्या है। तो आज के इस वीडियो में 2 क्वेश्चन आपके तैयार हुए होंगे, एक तो द्विक लवण किसे कहते हैं और संकुल लवण। ठीक है, छोटे लेक्चर बनाने का तात्पर्य है कि आपको बोरिंग ना लगे यार, हमारे चैनल में छोटे छोटे लेक्चर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आगे चलकर हम द्विक लवण और संकुल लवण का अंतर कराएंगे, फिर हम यहाँ से पारिभाषिक शब्दावली जो आपका एक प्रकार से उपसहसंयोजी यौगिक है, उसमें किस प्रकार से उसका नामकरण करेंगे, उनमें कौन कौन से लिगेंड हैं, क्या हैं, सारा चीज कवर कराएंगे। लेकिन चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कांटेक्ट नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है, जिसको भी नोट्स लेना है तो ले सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।